सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद समय निकाल करके हमारे बीच में आए, हमारी बातों को सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो बातें हम कहेंगे आज अभी, उसको आप अपने माध्यम के द्वारा जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण ये पत्रकार वार्ता है, वो हमने बुलाई थी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के कि महात्मा फूले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की, उनकी 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2026 को होने जा रही है और उसको हम बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले वो शख्सियत हैं जिन्होंने आधुनिक युग में जो सामाजिक न्याय की और समता की जो लड़ाई थी उसको शुरू किया। महात्मा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समता के द्वार खोले, शिक्षा के द्वार खोले और जो ऊंच नीच जातिगत होती है उसका उन्होंने पर्दाफाश किया, पाखंड का पर्दाफाश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि महात्मा फूले मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे गुरु हैं। तो ऐसे महान शख्सियत की 200वीं जयंती होने जा रही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की तरफ से हम लोग उसको लखनऊ के जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक नेता इसमें सम्मिलित होंगे। मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं। श्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री रहे और अभी हमारी पार्टी के महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। इसमें श्री पूनम प्रभाकर जी, जो तेलंगाना के परिवहन मंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। श्री अविनाश पांडे जी, आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। श्री के राजू जी, जो झारखंड के प्रभारी हैं। और जो 4 हमारे डिपार्टमेंट हैं, पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसके भी प्रभारी हैं। श्री कमलेश्वर पटेल जी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। श्री अजय राय जी को आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। हमारे भाई श्री राकेश राठौर जी, जो सीतापुर से सांसद हैं। हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी। हमारी जो सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, सुश्री आराधना मिश्रा जी। श्री रवि वर्मा जी, जो पूर्व सांसद हैं। हमारे विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, और भी बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मौजूद हैं और उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। तो महात्मा फूले के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका और ओबीसी, एससी, एसटी जो कहा जाता है, और उस समय उनको शूद्र, अतिशूद्र, अछूत बोला जाता था, उनको सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। आज भी ये जो सामाजिक असमानता है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आज भी थोड़ी बहुत मौजूद है। हालांकि बड़ा अच्छा संविधान बन गया और उसके विरुद्ध लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे न्याय योद्धा राहुल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जो जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ जातियों की गिनती करने जा रहे हैं। इस तरह की गिनती का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना का मतलब तब है कि जब तभी राजनीतिक सभी परिस्थितियों का मालूम पता लगे और फिर उन
अलग अलग जातियों की जो अलग अलग कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास हो। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में ये एक्सरसाइज हुई और सभी स्टेक होल्डर से बात करके क्वेश्चनर बना जिसमें 54 प्रश्न थे। 54 प्रश्न की प्रश्नावली बनी तेलंगाना में। अभी तो ये जो सेंसस कमिश्नर साहब ने एक नया शुरू किया उसमें किसी स्टेक होल्डर को बुला के पूछा नहीं उन्होंने, तानाशाही तरीके से जैसे कि उनकी आदत है उन्होंने जातीय जनगणना शुरू कर दी। लेकिन तेलंगाना में तमाम जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, तमाम एक्टिविस्ट, उनकी राय ली गई और वो 54 प्रश्नों का एक प्रश्नावली बनाई गई ताकि वैज्ञानिक गिनती हो सके। मैं आपको एक दो प्रश्न बताता हूं थोड़ा, जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे गए। जैसे उसमें एक प्रश्न था कि क्या आप मंदिर में जा सकते हो। वो सामाजिक परिस्थिति पता लगाने के लिए एक प्रश्न था कि क्या आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। अगर प्रवेश कर सकते हो तो कहां तक प्रवेश कर सकते हो। क्या आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो, क्या आप उसके आंगन में जा सकते हो, क्या आप उसमें अंदर जाके घंटी भी दबा सकते हो, क्या आप मूर्ति जो वहां पे है उसको छू सकते हो। तो अलग अलग जातियों की क्या सामाजिक स्थिति थी, इस प्रश्न से उसका आकलन होता है। एक प्रश्न जैसे आर्थिक के लिए मैं आपको बताऊं, उसमें ये था कि मान लीजिए आपको 25,000 रुपए की अचानक जरूरत पड़ गई, बच्चा बीमार हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, आप वो 25,000 रुपए कहां से लेंगे। तो जो समृद्ध लोग होंगे वो तो कहेंगे चलो मेरे पास नहीं है तो मैं अपने दोस्त को कहूंगा भाई पेटीएम कर दे। लेकिन जो असली गरीब जो जातियों में लोग थे उन्होंने कहा जी हम किसी साहूकार के पास जाएंगे, हमें 5% पे 2% पे पैसा मिलेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि इस प्रकार से वहां पे प्रश्न रखे गए। अब ये मोदी जी के निर्देश में जो जातीय जनगणना जिसको सेंसस कमिश्नर कर रहे हैं, इसमें एक प्रश्न नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें एक कॉलम है कि जो आपका घर किसका है, तो उन्होंने लिखा है कि SC/ST/अदर्स। तो ये अदर्स का क्या मतलब है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ओबीसी कहा जाता है और मोदी जी छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। जब आप जातीय जनगणना कराएंगे तो किसका कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है, अगर ये नहीं पता लगेगा किस ओबीसी का या एससी के या किस जाति के घर में कंप्यूटर है या स्कूटर है या 4 व्हीलर है, अगर ये आप नहीं पता करेंगे तो फिर उस जाति के बारे में सिवाय गिनती के और क्या पता लगेगा। तो ये प्रश्न उन्होंने नहीं डाला। तो इस तरह की जातीय जनगणना का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक जातीय गणना जिसका रोल मॉडल तेलंगाना में है उसके आधार पे वो जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, उस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहेगा वो जो हमारे मंत्री जी थे जिनके डिपार्टमेंट में वो जातीय जनगणना हुई, वो थे श्री पोनम प्रभाकर, जो तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और वहां के जो बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर मिनिस्टर भी है। उनका हम इतने अच्छे काम के लिए उस दिन स्वागत करने जा रहे हैं। उनको महात्मा फूले सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब जो वर्तमान का जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में मोदी जी ने इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल भी लिखा है, वो महिला आरक्षण का मुद्दा है। महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है। इसमें जो ये विधेयक लेकर आ रहे हैं और जो हमें जानकारी अभी तक मिल रही है उसमें 273 सीटें बढ़ाई जाएंगी और महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो ये 33% आरक्षण करने जा रहे हैं। हम महिलाओं के समर्थक हैं, हम चाहते हैं महिलाओं का आरक्षण हो और 33% नहीं बल्कि उनकी आबादी के अनुपात में 50% या जो भी आबादी उनकी निकल के आती है वो हो। लेकिन की महिलाएं नहीं है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी महिलाएं हैं। अगर उनको इस ये जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में ये जो विधेयक लेने जा रहे हैं
उनको अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। कोई भी लोकतंत्र जिसमें एक बड़े सेक्शन को, और महिलाओं में मैं समझता हूं ओबीसी की प्रतिशत जो है अलग अलग जो जाति गणना बिहार में हुई है या तेलंगाना में हुई है, कहीं 56% आई है, कहीं 65% आई है, तो 60% लगभग महिलाएं जो ओबीसी की हैं उनको अगर आरक्षण नहीं मिला तो वो चुन के नहीं आ सकती। क्योंकि अभी आप देखें, जब से देश आजाद हुआ है जितनी भी लोकसभा बनी है, इवन जो पुरुष हैं जहां भी वो नहीं भी है आरक्षण, तो 25% से ज्यादा ओबीसी के पुरुष जीत के नहीं आते। महिलाओं की परिस्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। और हम उस पार्टी से आते हैं जिसमें राजीव गांधी जी ने पंचायती राज कायम किया और उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया। ओबीसी को पंचायत में ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है और मोदी जी छाती ठोक ठोक के जब वोट लेने की बात आती है तो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मेरे को नीच मत कहो, मैं ओबीसी हूं। लेकिन जब ओबीसी बहनों और माताओं को उनका अधिकार दिलाने की बात आती है तो वो अपना बुलडोजर चला देते हैं, उसकी तरफ उनको गौर नहीं करते। तो जैसे धृतराष्ट्र थे, उनको कौरवों के अलावा कुछ नहीं नजर आता था, ना उनको पांडव नजर आते थे, ना उनको श्री कृष्ण नजर आता था, ना द्रौपदी का चीरहरण नजर आता था। ऐसे ही हमारे मोदी जी को जब देने की बात, अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो ओबीसी महिलाएं नहीं नजर आ रही। तो मैं मोदी जी को एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो विधेयक लेकर के आ रहे हैं, ये जैसे हमारे लेट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में विधेयक में ओबीसी को आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के साथ इस विधेयक को लेकर के आए। वरना इस देश के जो ओबीसी हैं वो इसको चुपचाप बर्दाश्त करने वाले नहीं। देश आजाद हुए इतने साल हो गए, ना उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है, ना उनको मीडिया में हिस्सेदारी मिल रही है। आप 500 टॉप फॉर्च्यून कंपनियां उठा के देखें, उसमें आपको ओबीसी नहीं मिलेगा। और अब उनको लोकतंत्र के जो प्रतिनिधित्व है उससे भी बुलडोजर चला करके बाहर करने की ये जो कोशिश की जा रही है, इसको हमारे देश का ओबीसी बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं अपने नेता जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब और हमारे जो न्याय योद्धा है राहुल गांधी जी, उनसे सलाह करके उनका मार्गदर्शन लेकर के एक बहुत बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन हम ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले उसके लिए करेंगे।